वेलकम अगेन। आपकी फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का अपना जो टॉपिक है बेटा, एक तरीके से हमारा जो लेसन नंबर फर्स्ट है उसका हमने एक तरीके से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। लेसन नंबर जो फर्स्ट है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेशन है। फर्स्ट पार्ट हम सभी ने कंप्लीट कर लिया है। आज हमें जो पार्ट करना है वो सेकंड पार्ट करना है बेटा इस लेसन का। अगर हम सेकंड लेसन का पार्ट फर्स्ट लेसन का सेकंड पार्ट कर जाएंगे तो हमारा फुल फर्स्ट जो चैप्टर है विद न्यूमेरिकल्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 न्यूमेरिकल की क्लासेस लग चुकी हैं। जैसे ही हम अपना सेकंड पार्ट करेंगे तो हमारी जो फर्स्ट चैप्टर की पूरी क्लासेस है वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो सभी को आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, मजामा, जो भी है आपका, जिस भी फील्ड से आप कनेक्टेड हो। तो लेट्स स्टार्टेड टुडेज अवर टॉपिक। तो देखो बेटा, जो आज का टॉपिक है वो है बेटा हमारा इकाई सदिश। टॉपिक का नाम है बेटा इकाई सदिश। ठीक है, इकाई सदिश तो हमें पता होना चाहिए, लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो आएगा बेटा रियलिटी में। जो टॉपिक आएगा वो आएगा बेटा हमारा क्षेत्रफल सदिश। इकाई सदिश इसके अंदर एक वर्ड यूज किया जाएगा बेटा, लेकिन रियलिटी में हमारा जो वर्ड आएगा वो क्षेत्रफल सदिश ही है। आखिरकार ये है क्या, किस अकॉर्डिंग इसका वर्किंग में आएगी। अब क्लास नंबर 11th के अकॉर्डिंग, क्लास नंबर 11th के अकॉर्डिंग अगर हम अपना वर्क करते हैं, क्लास नंबर 11th के अकॉर्डिंग हम अपना अगर वर्क करते हैं तो क्षेत्रफल को हम क्या मानते हैं, एक अदिश राशि मानते आए हैं। और माना क्या है, ये होती भी एक क्षेत्रफल सदिश एक अदिश राशि है। हमने माना क्या है कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, लेकिन यहां पर क्या वर्ड रखा है बेटा, मैंने क्षेत्रफल को सदिश राशि माना है और इसको इंग्लिश में कहते हैं एरिया वेक्टर। नाम दिया जाता है इसको बेटा एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। अब ये होता कैसे है, इसको परिभाषित कैसे किया जाता है, वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। फिर क्षेत्रफल सदिश के बाद हमारा जो टॉपिक आएगा नेक्स्ट, वो आएगा बेटा हमारा, उस टॉपिक का नाम है बेटा हमारा फ्लक्स, या इसको फुल जो नेम देते हैं वो देते हैं विद्युत फ्लक्स। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये दोनों में है क्या, इसी के बेस के ऊपर मैं आपको इसके न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा आज। कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे क्वेश्चन नहीं आते, तो इसी के ऊपर बेस्ड अपने न्यूमेरिकल भी कर लेंगे आज ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पॉइंट आता है वो ये आता है कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। क्षेत्रफल वैसे तो बेटा एक अदिश राशि है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश को कैसे परिभाषित करते हैं वो हमारा पॉइंट आता है। तो जो भी हमारा क्षेत्रफल सदिश होता है वो हमेशा तल के क्या होगा बेटा, लंबवत होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इस लाइन को चाहे तो आप कैसे भी मर्जी करके लिख सकते हैं कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है तो ही तो हम बता पाएंगे कि क्षेत्रफल वाकई में क्या है, एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल सदिश है हमेशा तल के लंबवत, हमेशा तल के लंबवत होता है। यानी कि इसकी दिशा हमेशा तल के क्या होगी, लंबवत होगी। चाहे कोई भी तल है, किसी भी आकृति का है, किसी भी तरीके का है, वो हमारा जो तल रहेगा वो तल के हमेशा क्या होगा बेटा, लंबवत रहेगा। तो हमारा निकल के आ जाएगा क्षेत्रफल सदिश। अब कई जने कहते हैं सर कैसे पता चला कि हमेशा तल के लंबवत रहेगा, तो इसका भी एक डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये हमारा एक तल ले लिया,
अगर ये हमारा एक एरिया है, क्योंकि एरिया तो हम देख सकते हैं बेटा, ये वाला इसका एरिया, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा तल के लंबवत, कुछ इस तरीके से। ये अगर मेरा हैंड एक एरिया है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा तल के लंबवत काम करेगा, या तो इस दिशा में या हैंड के बैक साइड कुछ इस तरीके से। यानी कि क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल है बेटा, इस तल के जो लंबवत होगा वही हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। अगर रिंग की भी बात कर लेते हैं, जैसे ये हमारे हैंड में होता है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे, तल के हमेशा लंबवत काम करेगा। तो सिंपल सा ये वर्ड आता है कि जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होता है वो हमेशा तल के लंबवत कार्य करता है, यही हमारा क्या कहलाता है, क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। बात बड़े अच्छे ढंग से समझ में आएगी। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा। बस हमारी इतनी सी पॉइंट आई है कि जो हमारा क्षेत्रफल है वो कहां पर होता है, सदिश। तो क्षेत्रफल वैसे तो हम जानते हैं कि एक अदिश राशि है, लेकिन जो क्षेत्रफल सदिश है वो हमेशा तल के लंबवत ही कार्य करता है। ये हमारा फिक्स हो गया, क्योंकि जब हम फ्लक्स की बात करेंगे तो हम क्षेत्रफल सदिश को साथ में लेकर के चलने वाले हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया कि क्षेत्रफल सदिश हमेशा तल के क्या करता है बेटा, लंबवत कार्य करता है। अब इसको परिभाषा कैसे लिखते हैं वो मैं आपको लिख के दे देता हूं बोर्ड पे। फिर इसका डायग्राम जो भी बनेगा वो मैं आपको घुमा दूंगा। तो जो परिभाषा है वो कुछ इस तरीके से है। भौतिकी के प्रश्नों में भौतिकी मतलब हमारी भौतिक विज्ञान, भौतिकी के प्रश्नों में क्षेत्रफल सदिश भौतिकी के प्रश्नों में क्षेत्रफल सदिश रूप में प्रदर्शित किया जाता है। भौतिकी के प्रश्नों में क्षेत्रफल को हमेशा सदिश रूप में प्रदर्शित किया जाता है। चित्र, अभी मैं चित्र बना दूंगा बेटा। चित्र में एक अल्प क्षेत्रफल चित्र में एक अल्प क्षेत्रफल, मैं डीएस भी लिख देता होता हूं, कभी कभार बेटा डीए भी लिख देता हूं, ज्यादातर मैं डीए लिखूंगा बेटा। चित्र में एक अल्प क्षेत्रफल डीएस किसी पृष्ठ एस में, एस को बेटा मैं ए भी डिफाइन कर सकता हूं, एस में सदिश डीएस वेक्टर ऑब्लिक डीए वेक्टर, इसीलिए मैंने बोला है कि डीएस और डीए में से मैं कोई भी वर्ड यूज कर सकता हूं, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। डीएस वेक्टर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहां डीएस सॉरी क्षेत्रफल का परिमाण डीएस तथा दिशा अवयव पर
तथा दिशा अवयव पर खींचे गए अभिलंब, और ब्रैकेट में लिख लेंगे बेटा बाहर की ओर, अभिलंब बाहर की ओर द्वारा प्रदर्शित होती है। बाहर की ओर द्वारा प्रदर्शित होती है यदि n इस दिशा के अनुदिश, यदि n इस दिशा के अनुदिश एकांक सदिश हो। एकांक सदिश हो तो हम क्या करेंगे बेटा, एकांक सदिश हो तो हम एक वैल्यू लिखेंगे डी एस वेक्टर बराबर में डी एस एन कैप, डी एस एन कैप। बिकॉज आप एकांक सदिश की जो परिभाषा होती है बेटा वो ये परिभाषा होती है कि ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में ए का परिमाण। ये हमारा क्या होता है बेटा, एकांक सदिश होता है। तो हमें यहां से एरिया वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, तो ये रहा एरिया, और मैंने ये जो वैल्यू लिखी है वो मैंने लिखी है एन कैप इक्वल टू डी एस वैक्टर अपॉन में डी एस का मापांक। तो डी एस वैक्टर बराबर में क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास में एन कैप डॉट डी एस। ये वैल्यू मैंने यहां से लिखी है। और अगर मैं वो तल दिखाना चाहूं, वो तल कौन कौन से हैं, तो वो कुछ इस तरीके से बना देते हैं बेटा, एक डायग्राम, डायग्राम ही तो बनाना है हमने। तो जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो इस तल के क्या होगा बेटा, लंबवत, यहां पर और या इस तरफ। इसको मैं इसीलिए डीएस वेक्टर या क्या कह देता हूं, डीए वेक्टर। तो डीएस वेक्टर ऊपर भी हो सकता है और डीए वेक्टर दोनों तरफ है, यानी कि ऊपर नीचे दोनों तरफ हमारा काम कर सकता है। यानी कि क्षेत्रफल सदिश के लिए हमेशा की बात या तल के क्या होगा बेटा, लंबवत होगा ही होगा। हाँ जी बेटा, बात समझ में आ गई होगी आपको कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लें इस चीज का और आगे का काम करना हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यानी कि जब भी हमें पूछा जाए क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के हमेशा क्या होगी, लंबवत होगी। ये हमारा मेन पॉइंट था जो हमें याद रखना है, अब के लिए नहीं हमेशा के लिए ये याद रखना है, क्योंकि अब ये काम में चलेगा तो लास्ट तक यही काम चलने वाला है कि क्षेत्रफल सदिश क्या होती है। परिभाषा है भौतिकी प्रश्नों में क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो चित्र में एक अल्प क्षेत्रफल डीएस या डीएस किसी पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल क्या ले सकते हैं, डीएस या डीए ले सकते हैं बेटा, एस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहां क्षेत्रफल का परिमाण डीएस, ये जो डीएस क्या है, क्षेत्रफल का परिमाण तथा दिशा अवयव पर खींचे गए अभिलंब। ये जो डीएस है इसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, बाहर के द्वारा प्रदर्शित होती है यदि एन वेक्टर इस दिशा के अनुदिश एकांक सदिश है। और एक बात बता दो, 2D के डायग्राम तो हम पता ही चल जाता है 2D में तो ये चीज है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत, ये बात क्लियर होगी। अगर कोई भी चीज 3D में है बेटा, अगर कोई चीज क्या है बेटा 3D के अंदर है, जैसे हमारी बॉल है, अब अगर हमें उसका एरिया वेक्टर देखना है, जैसे अगर बेटा ये मान लो हमारा एक रिंग हो पूरा का पूरा, यानी कि कवर हो, तब हमें कैसे पता चलेगा इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो क्षेत्रफल सदिश ये रहा बेटा इस तल के लंबवत, ये रहा इस तल के लंबवत, यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे, यानी कि अगर कोई चीज 3D में है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो काम हो रहा है वो तल के हमेशा क्या होने चाहिए, लंबवत। अगर जैसे आप एक कमरे के अंदर बैठे हो तो कमरा क्या एक घन है बेटा, और वो 3D के अंदर स्ट्रक्चर है, हमें पता है घन के टोटल 6 फ्लक्स होते हैं बेटा। अब वो 6 फ्लक्स हैं तो हमें क्षेत्रफल सदिश निकालना हो तो एक साथ क्षेत्रफल सदिश नहीं निकाला जा सकता,
करना क्या पड़ेगा, हर एक का अलग अलग से क्षेत्रफल सदिश देखना पड़ेगा बेटा। जैसे कि एक भुजा का अलग से देखना पड़ेगा, उसका क्षेत्रफल अंदर बाहर दोनों तरफ हो सकता है। यानी कि घन बना लो, एक फ्लक्स अलग, जैसे कमरा है, कमरे के अंदर 6 फ्लक्स हैं बेटा, तो एक फ्लक्स अलग से ले लो, उसके तल के लंबवत बाहर की तरफ। छत है तो छत में तो बेटा देखो या तो अंदर की तरफ आ सकता है या बाहर की तरफ जा सकता है। हमें हमेशा वो वाला लेना है जो हमारा बाहर की तरफ दिखाई दे। तो यानी कि तल के क्या आना चाहिए बेटा, लंबवत आना चाहिए, वो तल के लंबवत रह रहे। तो क्षेत्रफल सदिश से सिर्फ इतना सा तात्पर्य है कि जो हमारा क्षेत्रफल की दिशा होगी वो हमेशा तल के क्या होगी बेटा, लंबवत होगी। उसके लिए हमने ये डिराइव कर दिया, ये फॉर्मूला सब कुछ है लिख दिया है बेटा आपके सामने। उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ओके, अब नेक्स्ट ये की पॉइंट करके लिख लेना कि क्षेत्रफल सदिश तल के हमेशा क्या होगा, लंबवत बाहर की तरफ ही होगा। अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है बेटा, वो आ रहा है बेटा विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी जो परिभाषा है, किसी क्षेत्रफल अल्पांश से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को किसी क्षेत्रफल अल्पांश से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब एक टॉपिक अपना यहां पर लास्ट चैप्टर में मैंने थोड़ा सा मिस कर गया, विद्युत बल रेखाएं। कोई नहीं, इस चैप्टर में अपने वीडियो बना देंगे, कोई बात नहीं, अपना टॉपिक आया है तो हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं लेनी है। तो विद्युत बल रेखाएं हम टॉपिक ही बना देंगे, छोटा सा बनेगा 5-10 मिनट का, वो वीडियो आपको बना करके भेज दी जाएगी, अपलोड भी कर दी जाएगी, जो भी आपका सिस्टम रहेगा, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले दिमाग में, क्योंकि सर ने ये बोल दिया कि बल रेखाएं क्या होती हैं, तो हमारे दिमाग में टेंशन सी आ जाती है एक वर्ड, क्योंकि सर ने तो पढ़ाया ही नहीं हमें। अरे बल रेखाएं कुछ नहीं है। एक पॉइंट याद रखो बेटा, बल रेखाएं हमेशा पॉजिटिव से कहां पर जाती हैं बेटा, नेगेटिव की तरफ जाती हैं। विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जाती हैं। एक बार के लिए बस ये ध्यान रख लो, बाकी मैं आपको टॉपिक कल ही डिफाइन कर दूंगा बेटा विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो किसी क्षेत्रफल अल्पांश से लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब सबसे पहले तो क्षेत्रफल बनाना पड़ेगा। मान लो ये हमारा क्षेत्रफल है बेटा, इस तरीके से बना ही देते हैं यहां पर। अब इस क्षेत्रफल से लंबवत, अब दिमाग में चीज आएगी, लंबवत कैसे गुजरेंगी, इस तरीके से बेटा, ये लो 1, ये लो 2, ये लो 3, ये लो नंबर 4, ये लो नंबर 5, ये लो नंबर 6। अब माइंड में आता है कि सर ऐसे कैसे गुजर सकते हैं। अरे ये हाथ देखो, ये जो मार्कर्स हैं ये बल रेखाओं को, ये भी बल रेखाओं को, और ये भी किसको दर्शा रहा है बेटा, बल रेखाओं को। यानी कि इस तल से बिल्कुल लंबवत गुजरने वाली, क्षेत्रफल अल्पांश से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। हमारा बड़ा ही एक सिंपल सा पॉइंट आया कि किसी भी क्षेत्रफल अल्पांश से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोला जाता है, विद्युत फ्लक्स बोला जाता है। याद भी हो जाएगी हमें परिभाषा, किसी क्षेत्रफल अल्पांश से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोला जाता है, विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। और क्षेत्रफल सदिश किसको कहते हैं, जो हमारी तल के क्या होती है बेटा, लंबवत होती है।
यानी कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि हमारा जो क्षेत्रफल अल्पांश है वो भी तल के क्या होगा, लंबवत। और विद्युत फ्लक्स में बल रेखाएं भी कैसे जाएंगी बेटा, तल के हमेशा क्या जाएंगी बेटा, लंबवत होकर के गुजरेंगी। बड़ा ही अच्छा और एक बेसिक सा पॉइंट निकल के आता है। उम्मीद है मजा आ रहा होगा बड़ा ही, क्योंकि हर पॉइंट को बेसिक से डिस्कशन कर रहे हैं बेटा। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा आ गया बेटा कौन सा, क्षेत्रफल। अगर एरिया की बात करें तो अगर इसको अपने एक डायग्राम से ही समझते हैं, हाँ जी, ये मान लीजिए आपका एक एरिया है, मान लीजिए ये एक आपका एरिया है, तो इसमें बल रेखाएं कैसे जाएंगी, ये लो बेटा, तल के लंबवत गुजर गई, पीछे से आ रही हैं और ये तल से हमेशा क्या जा रही है बेटा, लंबवत जा रही है। बात समझ में आ रही होगी। अब इसका जो एरिया वेक्टर है वो कहां कहां पर हो सकता है, इसका एरिया वेक्टर या तो तल के लंबवत इस साइड में, अगर मान लो बल रेखाएं आपके तरफ ही आ रही हैं यहां से, तो एक बार तो एरिया वेक्टर इसी दिशा में भी आ सकता है। मान लो ये हमारी बल रेखाएं हैं और ये जो मार्कर आ गया उसने एरिया वेक्टर को दर्शा दिया, एक तो ऐसे बन सकता है, और नहीं तो हमारा ऐसे आ सकता है एरिया वेक्टर और बल रेखाएं ऐसे गुजर सकती हैं। यानी कि हमारा दो सिचुएशंस बन सकती हैं। तल के हमेशा क्या रहना चाहिए बेटा, लंबवत रहना चाहिए। हमें यह समस्या नहीं है कि कैसे बन रहा है और कैसे नहीं बन रहा है, तो बस हमारा ये पॉइंट है कि किसी क्षेत्रफल अल्पांश से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ओके, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे दर्शाते हैं बेटा, इसको फाई से दर्शाते हैं। कोई बात नहीं, दर्शा रहे हैं तो अच्छी बात है। हमें इससे किससे दर्शा दिया बेटा, फाई से दर्शा दिया। अब देखो बेटा, पॉइंट आता है कि विद्युत फ्लक्स का मान आखिरकार किन किन बातों पर निर्भर करता है। मैं यहां पर पॉइंट भी बनाता हूं, विद्युत फ्लक्स का मान मुख्यतः किन किन बातों पर निर्भर करता है। रियलिटी बता देते हैं, फ्लक्स को डिफाइन करके ही छोड़ दिया जाता है और एक फॉर्मूला लिख दिया जाता है, फाई बराबर में ई डॉट डी ए या क्लोज लूप ई डॉट डी ए। हमें बेटा हर चीज को बेसिक से करना है, बेसिक से करेंगे तो ही हमारा काम सेट रहेगा। तो फ्लक्स का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, हमारा ये पॉइंट आता है। ओके, तो ध्यान से देखते हैं किन किन बातों पर है। तो देखो, पहला पॉइंट तो आएगा कि फाई का मान समानुपाती होता है बेटा किसके, ई के। फाई का मान समानुपाती होता है ई के। कैसे, अब यहां पर देखो हमारी कितनी बल रेखाएं जा रही हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कितना हमारा फ्लक्स का मान आएगा बेटा, 6। अगर 6 थी या 7 थी, 6 थी बेटा टोटल, सॉरी 6 थी। तो फाई का मान कितना आ जाएगा बेटा, 6। यानी कि हमारा पहला पॉइंट तो ये निकल के आता है कि जितनी ज्यादा बल रेखाएं किसी क्षेत्रफल अल्पांश से गुजरेंगी, किसी क्षेत्रफल अल्पांश से, मान लो 3 जा रही हैं तो हमारा 3 बन गया फ्लक्स का मान। अगर हमारी 4 जा रही हैं तो 4 आ जाएगा, 5 जा रही हैं तो 5 आ जाएगा, 6 जा रही हैं तो 6 आ जाएगा। सिंपल सा कहने का पॉइंट ये है कि जो फाई का मान है मुख्यतः इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर निर्भर करता है। मजा आ गया होगा पहला पॉइंट सुन करके। ओके जी, दूसरा पॉइंट ये कहता है फाई समानुपाती होता है बेटा ए के। फाई समानुपाती होता है ए के, इसको भी समझते हैं। अब अगर पहले वाले को ही डिस्कशन करें, फाई समानुपाती ई कैसे है। मान लो मैंने इसके अंदर से ये वाली लाइन को भी ला रहा हूं बेटा, इस लाइन को भी लेकर के आ रहा हूं, इस लाइन को भी लेकर के आ रहा हूं, एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूं और एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो कितनी और लाइनें आ गई,
1 2 3 4 5 टोटल फाई का मान बन गया बेटा 11। यानी कि अगर संख्या को बढ़ा दिया जाए या संख्या को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो फाई का मान परिवर्तित, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के। मजा आया, बिल्कुल हर चीज प्योरिटी हो जाएगी यहां पर। सेकंड पॉइंट, फाई का मान ए पर निर्भर करता है। कैसे, अब इसको भी समझते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर और निर्धारित करें, यहां पर एक लाइन और जाती होती और यहां पर एक लाइन और जाती होती, और इसी प्रकार एक लाइन यहां से भी जा रही होती, और बाकी भी दिखा देते हैं बेटा अपने दूसरे कलर से करके, ताकि हमें थोड़ा सा दिखाई देता रहे कि हाँ हम रियलिटी में कुछ कर रहे हैं। यहां से और यहां से वैसे रियलिटी में आ गई 1 2 3 4 5 6 जो भी और आ गई बेटा। अब जो ये बल रेखाएं हैं बाहर वाली, ये वाली और ये वाली, ये हमारी क्षेत्रफल अल्पांश में से नहीं जा रही थी पहले। तो हमने क्या बोला कि फाई का मान इस पर तो नहीं आ रहा। अगर मैंने क्या बोला कि एरिया को बढ़ा दूं, अब एरिया बढ़ाने से मतलब है कि मैंने अब जो आकृति कर दी वो यहां तक कर दी होती बेटा। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर ये मान लो आकृति मैंने कुछ ऐसे बना दी, अब क्या होगा, यानी कि कहने का सिंपल सा पॉइंट है, आकृति बढ़ाने पर यानी कि क्षेत्रफल बढ़ाने पर हमारा फाई का मान क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाता है। दोनों के दोनों पॉइंट कंप्लीट है, यानी कि अगर एरिया भी बढ़ा दिया तब भी हमारा फाई का मान क्या होगा, परिवर्तित होगा। अगर हम बल रेखाओं की संख्या बढ़ाते हैं तब भी हमारा फाई का मान परिवर्तित हो जाता है। अगर फाई का मान, यानी कि दो बातों पर तो निर्भर कर गया, ई और ए के ऊपर तो निर्भर कर गया। एक और पॉइंट आता है बेटा, थर्ड पॉइंट, फाई का मान थीटा पर भी निर्भर करता है। फाई का मान थीटा पर भी निर्भर करता है। थीटा पर कैसे करता है बेटा जी, हमें दो पॉइंट तो पता चल गए, फाई समानुपाती ई है, फाई समानुपाती है, और फाई का मान थीटा पर। बिकॉज आपने खुद ने देखा कि ये फिर से अपने एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा मान लो क्षेत्रफल था, बल रेखाएं ऐसे गई, एरिया वेक्टर भी ऐसे ही गया बेटा, तब तो था थीटा बराबर 0 डिग्री। यहां से देखो ये जो ब्लैक मार्कर है वो दर्शा रहा है बेटा मेरे को एरिया वेक्टर को, और ये जो बेटा ब्लू मार्कर है वो बल रेखाओं को दर्शा रहा है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अपनों ने निर्धारित कर दिया, ठीक है। या क्योंकि आप बेटा थोड़ा सा पीछे से देख रहे हो तो ब्लू और ब्लैक वाला, तो ऐसे समझ लेते हैं ये वाला रेड वाला है बेटा एरिया वेक्टर को, और जो ये ब्लू वाला है वो दर्शा रहा है बेटा हमारी बल रेखाओं को। तब एंगल कितना है, दोनों ही एक दिशाओं में, थीटा बराबर में 0। हाँ वैसे इस तल के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, बट दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री बन गया। कोई अरे थीटा बराबर 0 तो बन गया, लेकिन एरिया वेक्टर और ये बल रेखाएं तो तल के लंबवत ही है ना, थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा पॉइंट ये आता है कि थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत है, तो थीटा बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि हमारा सिंपल सा पॉइंट ये है कि फाई का मान थीटा पर भी निर्भर करता है। अब थीटा में तो बेटा 3 वेरिएंट आते हैं। नंबर 1 तो आता है कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा, फिर आता है कोस थीटा, और फिर आ जाता है टेन थीटा। तो हम इनमें से कौन सा घटक लें, साइन थीटा, कोस थीटा या टेन थीटा, ये भी तो देखना जरूरी है बेटा हमारा, क्योंकि बेटा हर चीज को बेसिक से समझना हमारा अनिवार्य काम हो जाता है। उम्मीद है यहां तक कि बड़े ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। पॉइंट समझ में आना जरूरी है बेटा, तभी तो हम आगे का काम कर पाएंगे। चलो अब हमने क्या बोला कि थीटा पर, पहला पॉइंट कंप्लीट है, सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट है, थीटा।
अब थीटा में साइन थीटा लें, कोस थीटा लें या टेन थीटा लें, घटक बनाने हैं बेटा वैसे तो साइन और कोस के अंदर ही आएगा, टेन थीटा कभी भी नहीं आएगा। तो अब देखो बेटा मैं थोड़ा सा इसको आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए प्रयत्न करता हूं। मान लो इसी को ही फिर से प्रयत्न कर रहे हैं बेटा अपने, ये हमारा है बेटा एक एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर नहीं एरिया, ये हमारा हो गया बेटा एरिया। ओके जी। अब अगर ये जो हमारा एरिया है और ये हमारी बल रेखाएं हैं बेटा, ये हमारी क्या होगी बेटा, बल रेखाएं बन गई। अब अगर ये बल रेखाओं, ये बल रेखाएं तो ऐसी जाएंगी, और मैंने क्या करा, ये जो एरिया क्या कर दिया बेटा, थीटा डिग्री के कोण पर इसको झुकाव दे दिया कुछ इस तरीके से। ध्यान से देख लीजिए, ये मैंने क्या करा, इस चीज को थीटा डिग्री के कोण पर क्या कर दिया, बैंड कर दिया इस तरीके से। और बल रेखाएं तो ऐसे ही जा रही हैं, देखो ध्यान से, बल रेखाएं तो ऐसी ही जा रही हैं, और एरिया जो हमारा वेक्टर है उसको मैंने थीटा डिग्री के कोण पर बैंड कर दिया। तो अब देखिए इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कहां पर आ जाएगा, ऐसे 90 डिग्री, तल के हमेशा क्या रहना चाहिए बेटा, लंबवत। ये हमारा एरिया वेक्टर बन गया, और हमारी बल रेखाएं कैसे जा रही हैं बेटा जी, ऐसे जा रही हैं। ये देखो बल रेखाएं, और ये हमारा चला गया बेटा एरिया वेक्टर। ये देखो बल रेखाएं पहले तो ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया। अब थीटा कहां पर जाएगा बेटा, जो एरिया वेक्टर आएगा। अब इस चीज को देख लो, बल रेखाएं चेंज नहीं हो रही हैं, लेकिन हमारा बल रेखाओं के साथ अगर एरिया वेक्टर देखें, ये ब्लैक मार्कर को मैं चेंज नहीं करता, ये मार्कर से देखें तो एरिया वेक्टर हमारा तल के लंबवत आ गया। तो हमारा सिंपल सा पॉइंट आया, बल रेखाएं और एरिया वेक्टर के मध्य क्या बन गया, एक थीटा कोण बन जाता है। और अगर उस चीज को मैं दिखाने का प्रयास करूं तो मान लो हमारा पहले जो फ्लक्स था वो ऐसे था, सिर्फ समझाने के बेटा प्रयासरत से हम काम कर पा रहे हैं। अगर इस चीज को मैं मिटो दूं, और इसको थोड़ा सा ड्रॉ करें बेटा, ये हमारा फ्लक्स बन गया, और अगर ये फ्लक्स क्या हो गया बेटा, या इसको थोड़ा सा समझाने के लिए रुको एक मिनट, ये लो, ये हमारा बन गया, और ये जो है ये बल रेखाएं ही है बेटा। ओके, अब हमने एरिया वेक्टर के साथ क्या बना लिया, थीटा डिग्री के कोण पर बैंड हो गया बेटा। अब थीटा डिग्री के कोण पे बैंड होने से मतलब ये है कि ये चीज ऐसे थी बेटा, पहले तो ऐसे पड़ी थी, ठीक है, ये हमारी चीज ऐसे थी, अब ये क्या होगी बेटा, थीटा डिग्री कोण पर क्या होगी, बैंड होगी कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं इस चीज को दिखाऊं, ये पॉइंट हमारा यहां पर आ गया, और ये बन गया बेटा यहां पर, और ये कुछ इस तरीके से, ये हमारा थीटा डिग्री के कोण पर अगर ये चीज बैंड हो गई, ठीक है, ये चीज ऐसे थी और अब ये बैंड होकर के कुछ ऐसे चली गई। ओके बेटा, तो अब इसका जो बल रेखाएं तो ऐसी जा रही हैं, लेकिन एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ये ऐसे था तब एरिया वेक्टर तल के लंबवत था, लेकिन जब ये चीज ऐसे हो गई तो एरिया वेक्टर क्या आ गया बेटा, तल के लंबवत बाहर कुछ इस तरीके से बेटा। तो इसको हम ब्लैक मार्कर से दर्शा देते, समझ में आ रहा होगा। तो जो हमारा एरिया वेक्टर आ गया वो तल के क्या आ गया बेटा, लंबवत कुछ इस तरीके से। यहां से ही दिखा देते हैं, ये लो बेटा, ये 2D में काम हो रहा है, और ये एंगल क्या आ गया, थीटा, ये हमारा ई वेक्टर, और ये आ गया बेटा हमारा ए वेक्टर, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और भी डार्क ब्लैक मार्कर से कर देता हूं, ये हमारा ई जा रही है और ये हमारा आ गया बेटा ए। अब हमने घटक निकालने सीखे हुए हैं बेटा, और घटक निकालने क्या सीखे हुए हैं, इस एरिया का वेक्टर का इस दिशा में घटक,
जहां पर भी हमारा थीटा होता है वहां पर जो वेक्टर निकल के आता है हमेशा आता है ए वेक्टर कोस थीटा। और इसके अगर अपने परपेंडिकुलरली देखें बेटा यहां पर, तो यहां पर जो मान निकल के आएगा वो आएगा ए वेक्टर साइन थीटा। अगर इस दिशा में देखें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो घटक आ रहा है वो आ रहा है ए वेक्टर कोस थीटा। इसकी इस दिशा में घटक देखें तो सिंपल सा पॉइंट अगर देखो बेटा, एक पॉइंट और दर्शाते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा बेटा एरिया वेक्टर, बिकॉज हमने क्या बोल दिया, थीटा एंगल के ऊपर झुका दिया। अगर इस एरिया वेक्टर का इस दिशा में घटक देखेंगे तो हमारा आ जाएगा बेटा ए कोस थीटा, और ये जो बच गया बेटा वो क्या आ जाएगा ए साइन थीटा। अब हमने देखना है बिकॉज फाई का जो मान है किस किस के ऊपर निर्भर कर रहा है, ई के ऊपर, ए के ऊपर और थीटा। थीटा में कौन सा घटक आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन सा घटक है भाई, ए कोस थीटा है या नहीं बेटा हमारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है कोस थीटा। और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली जा रहा है, अरे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। अगर इस चीज को दोबारा डायग्राम से देखना चाहें इस तरीके से, हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, क्या हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी तो क्या क्षेत्र हमारी परिभाषा सही बन पाएगी। हमारी परिभाषा है किसी क्षेत्रफल अल्पांश से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो अगर हमारी बल रेखाएं ऐसे जाएंगी तो बेटा ये तल के लंबवत नहीं हो पाएंगी, इसीलिए हमेशा जो फॉर्म ली जाती है वो क्या ली जाती है, ए वेक्टर कोस थीटा लिया जाता है, ना कि हमारा साइन थीटा लिया जाता है। तो हमारा जो फ्लक्स का जो फॉर्मूला निकल के आता है बेटा, वो ये फॉर्मूला निकल के आता है कि फाई बराबर में फाई समानुपाती ई ए कोस थीटा। फाई बराबर में, या फाई बराबर में क्या लिख देंगे बेटा, ई ए कोस थीटा। एरिया और यानी कि जो हमारा घटक आता है थर्ड पॉइंट क्या आता है, कोस थीटा आएगा। एक सिंपल सी पॉइंट ये है कि हमेशा जो फाई का मान है तीन बातों के ऊपर, ई, ए और थीटा। थीटा कौन सा बेटा, कोस थीटा, बिकॉज हमने कोस थीटा लिया, उसका रीजन आपको बता दिया गया है बेटा। उम्मीद है बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा ये टॉपिक। तो हमारा जो फ्लक्स का फॉर्मूला आता है फाई बराबर में ई ए कोस थीटा, ये तो छोटे से अल्पांश से हम निकाल सकते हैं। संपोज लूप दिया होता है बेटा बंद के लिए, तो बंद के लिए जो फाई का मान आता है फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक होता है बेटा न्यूटन बटे कूलाम। ए का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या निकल के आ गया बेटा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम। ये किसका मान आ गया बेटा हमारे पास में, फ्लक्स का मात्रक निकल के आ जाता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। या इसका जो अन्य मात्रक है, अन्य मात्रक है फाई बराबर में वोल्ट इंटू मीटर। अन्य मात्रक है बेटा वोल्ट इंटू मीटर, जबकि हमारा सिंपल मात्रक है बेटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। अब जिन्हों बच्चों ने ये क्लास लगाई है वो मेरे को ये बताएंगे कि फाई का वोल्ट इंटू मीटर कैसे लिख पाया हूं मैं बेटा, ठीक है, वोल्ट इंटू मीटर मैं कैसे लिख पाया ये हमें देखना अनिवार्य होगा। तो अन्य मात्रक वोल्ट इंटू मीटर। अब एक पॉइंट रहेगी इसकी विमा, इसकी विमा क्या आएगी। अब देखो न्यूटन, न्यूटन की विमा क्या होती है, m1L1T-2, और मीटर स्क्वायर मतलब कि L की 2, और नीचे क्या दे रखा है बेटा कूलाम A1T1। तो इसकी जो विमा निकल के आ गई वो क्या आ जाएगी बेटा
M1L3 M1L3 T-3 A-1। ये लो जी बेटा, ये हमारा इसकी क्या निकल के आ गई बेटा, विमा। और फ्लक्स क्या है बेटा, एक अदिश राशि है बेटा। फाई क्या है बेटा, अदिश राशि है। ये भी पॉइंट बता देता हूं। रीजन बेटा, दो सदिशों का एक अदिश गुणनफल आ रहा है हमारे पास। यहां तक की पॉइंट समझ में आ चुकी। फाई का मान मुख्यतः तीन बातों पर, ई ए थीटा। जितना हमारा ज्यादा बल रेखाएं होंगी उतनी ही ज्यादा क्या होंगी बेटा, हमारा उतना ही ज्यादा क्या आएगा, फाई का मान। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा क्या आएगी बेटा, हमारी फाई का मान। थीटा झुकाव के ऊपर भी हमारा क्या करता है बेटा, फाई का मान निर्भर करता है। यहां तक की बात समझ में आई होगी सभी को। ठीक है, सभी को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो बेटा इस चीज का। अब एक क्वेश्चन करवाता हूं छोटा सा जाते जाते, फिर काम करते हैं बेटा अपने। एक क्वेश्चन है बेटा सिंपल सा, और क्वेश्चन ये है, एक वर्ग जिसकी प्रत्येक की भुजा, जिसकी प्रत्येक की भुजा ए है तथा विद्युत बल रेखाएं इस वर्ग के साथ, इस वर्ग के साथ इस वर्ग के साथ 30 डिग्री कोण पर हैं, तो फ्लक्स का मान ज्ञात करो। तो फ्लक्स का मान ज्ञात करो। और ऑप्शन भी दे देता हूं बेटा थोड़ा सा, सिर्फ 2 ही मिनट का क्वेश्चन है बेटा। ऑप्शन आते हैं बेटा, E²/2, √3 EA²/2। थर्ड ऑप्शन आता है बेटा EE²/√2। और फोर्थ ऑप्शन आता है 0। चलो एक बार के लिए आंसर दे देता हूं। अब हमने क्या बोला है, ये हमारा एक वर्ग है बेटा, जिसकी प्रत्येक की भुजा क्या दे रखी है, आयत नहीं बनाना, वर्ग बनाना है। क्या करें, आदत सी नहीं है ना, बनाना पड़ता है, क्या करें। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए। अब इन्होंने बोला कि ये इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं वो कितने डिग्री के कोण पर हैं बेटा, ये सारी की सारी इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। एक मिनट बेटा होल्ड करें। ये सारी की सारी इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रही हैं, यानी कि ये हमारी कौन सी लाइंस है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जो इसके साथ क्या बना रही है बेटा, 30 डिग्री का कोण बना रही हैं। ओके, कोई समस्या नहीं है। अब हमारे पास में एक पॉइंट है, वो जो परिभाषा है वो है बेटा फ्लक्स की परिभाषा। हमारी परिभाषा है बेटा फ्लक्स की परिभाषा। और फ्लक्स की परिभाषा क्या है,
फाइव बराबर में ई ए कोस थीटा, क्योंकि इन तीनों बातों के ऊपर ही निर्भर करता है बेटा फाइव का मान। तो फाइव बराबर में क्या आ गया, ई ए कोस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है ई, एरिया मान लो इस वर्ग का क्या होता है बेटा, भुजा की स्क्वायर, ये लो जी ई ए स्क्वायर। अब कोस कितना आएगा, अब दे रखा है अब सभी को कोस 30 डिग्री, तो लिख देते हैं 30 डिग्री। कितना आसान है ना। फाइव बराबर में क्या आ गया, ई ए स्क्वायर, और कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2। यही होता है क्या, अरे यही होता है कोस 30 का मान। ध्यान से चेक करो, कोस 30 का मान सही है। देखो अगर नहीं याद रहता तो साइन 0 0, साइन 1/2, 1/√2, √3/2 बेटा जी सही है हमारा। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट ये हो जाता है 1 √3/2, 1/√2, ये भी होता है 1/2 और ये बन जाता है बेटा 0। अब जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन देख करके, क्वेश्चन जब मैं लिख रहा हूं उसको देखना, और जिन बच्चों ने ये आंसर फटाक दनी से निकाला है, जिन बच्चों ने ये ऑप्शन दे करके आंसर निकाला है, क्योंकि मैंने ऑप्शन दिया था, तो ये वो बच्चे बहुत ही गलत हैं। ये हमारा आंसर बिल्कुल ही गलत है। अब कैसे गलत है, तो देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा ए है तथा विद्युत बल रेखाएं इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। अरे इस वर्ग के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, तल के हमेशा क्या होता है बेटा, लंबवत होता है। अगर हम इसका एरिया वेक्टर निकालेंगे तो एरिया वेक्टर क्या आएगा बेटा, यहां पर कुछ ऐसे। ये टोटल एंगल तो कितना हो गया, यहां से यहां तक 90 डिग्री। अब हमें पता है इसके बीच वाला ये जो कोण है, ये जो एंगल, ये हमें पता है कितना है बेटा, 30 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया, 90 - 30 बराबर में 60 डिग्री। तो फाई का जो मान आया, अब ई ए कोस 30 अभी भी, अरे नहीं जी 60 डिग्री। फाइव बराबर में क्या आ गया, ई ए स्क्वायर, और ये आ गया बेटा कोस 60, और कोस 60 का मान होता है 1/। मजा आया गया होगा। तो उम्मीद है आज की क्लास में बहुत ही इंजॉय के साथ अपनों ने क्लास को करा कवर। तो एक फिर से जाते जाते पॉइंट, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय सभी को।